कि भाई मैटर जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें एटम्स कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो ड्यूरिंग ग्रीक पीरियड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स से बना होता है। अब एटम के ऊपर रिसर्चेस जो है वो मॉडर्न पीरियड पे हुई। और आपने 9th क्लास में सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, जिन्होंने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी। और उस डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल का मतलब है कि एटम खुद ही सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे मजीद छोटे पार्टिकल नहीं होते। यानी भाई जिस तरह मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना है, एटम से मजीद छोटे पार्टिकल नहीं होते जिससे मिलकर एटम बना हो। ये बात गलत साबित हो गई। ठीक है बेटा, ये बात गलत साबित हो गई जब डिस्कवर हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनसे मिलकर एटम बना है। ठीक है बेटे, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनसे मिलकर एटम बना है उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और जब वो डिस्कवर हुए तो जॉन डेल्टन की ये बात गलत साबित हो गई कि एटम इज इनडिविजिबल। फेराडेज एक्सपेरिमेंट से फेराडेज एक्सपेरिमेंट से बेसिकली क्लू मिला था अबाउट चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है भाई, तो जब माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। माइकल फेराडे के एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक क्लू मिला, एक अंदाजा हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है भाई, जब डेल्टन की ये बात गलत साबित हो गई और ये कॉन्सेप्ट आया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, तो फेराडे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स चार्ज्ड होने चाहिए, यानी उन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए। और फिर बेटा प्रॉपर डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ठीक है बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे पहले। असल में पीएमसी के सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन इसके बगैर आप इलेक्ट्रॉन के बगैर आप प्रोटॉन की डिस्कवरी समझ नहीं सकते। ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई। डिस्चार्ज ट्यूब एक स्पेशली डिजाइन ट्यूब है in which electricity is passed through gases।
देखिए भाई, इससे पहले सॉलिड कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा चुकी थी, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा चुकी थी. That was the first time in history when electricity was tried to be conducted from gases. अब गैसेस डायामैग्नेटिक होती हैं. हमने डायामैग्नेटिज्म पढ़ा था डी ब्लॉक में, अगर आपको याद हो. डायामैग्नेटिज्म क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म is the ability to be repelled by magnetic field. तो गैसेस आमतौर पे डायामैग्नेटिक होती हैं. गैसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाती नहीं है, बल्कि उससे रिपेल हो जाती है. इस वजह से बेटा गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना मुश्किल काम है, और इसी वजह से इसके लिए एक खास ट्यूब डिजाइन की गई जिसको क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब. अब डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह की होती है? तो डिस्चार्ज ट्यूब सिंपली एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई. ठीक है बेटा, सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, और इसके दोनों एंड्स पर मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं. ठीक है बेटा, इसके दोनों एंड्स पर मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं, विच आर इलेक्ट्रोड्स. द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड. इसके अलावा बेटा डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल्ड होती है. ठीक है भाई, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल्ड होती है. ये गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है. अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, और वो ये है कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर. ठीक है बेटा, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं लो प्रेशर पे. यानी कि जब नॉर्मल प्रेशर होता है ना, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 760 टॉर. तो इस नॉर्मल प्रेशर पे तो 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकता. इसी वजह से ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया. ठीक है भाई, दिस इज वैक्यूम पंप. इस वैक्यूम पंप का काम होता है अंदर से गैस को बाहर निकाल के ट्यूब को इवैक्यूएट करना. ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इवैक्यूएशन. ठीक है भाई, इस वैक्यूम पंप का काम होता है अंदर से गैस को बाहर निकाल के ट्यूब को इवैक्यूएट करना, ताकि अंदर प्रेशर क्या होने लगे? कम. ठीक है बेटा. अब देखो, फेडरल बोर्ड में वर्किंग जो है वो दी हुई है, प्रेशर अलग यूनिट में गिवन है, सिंध बोर्ड में अलग यूनिट में गिवन है. तो मैं आपको पैरेलल बताऊंगा. देखिए भाई, कहा यह जा रहा है
कि नॉर्मल प्रेशर जो कि कितना होता है 760 टॉर्क या 760 mm भी कहते हैं इसको, mm ऑफ मरकरी, याद है ना। तो बस यूनिट सेम है, सॉरी यूनिट के नाम दूसरे यूज हुए हैं। ये बात आपको पता है कि टॉर्क को mm भी कहते हैं ना, mm ऑफ मरकरी। तो बस फेडरल बोर्ड में mm यूज हुआ है, सिंध बोर्ड में, सॉरी फेडरल बोर्ड में टॉर यूज हुआ है, सिंध बोर्ड में mm यूज हुआ है। ठीक है भाई, तो पहली बात ये याद रखिएगा कि 760 टॉर जो कि नॉर्मल प्रेशर होता है, इस प्रेशर पे तो 5000 से 10,000 वोल्ट्स का वोल्टेज भी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सका। जब प्रेशर को रिड्यूस किया, 760 से रिड्यूस करते करते कहां पहुंच गए, 0.1 टॉर या mm पे। तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगी और इमिट लाइट एनर्जी। ठीक है बेटा, 0.1 टॉर या mm पे गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगी और लाइट एनर्जी इमिट होने लगी। और इसी की एग्जांपल आजकल जो नियॉन लाइट्स वगैरह होती हैं, वो इसकी एग्जांपल है। जब प्रेशर को मजीद रिड्यूस किया, 0.01 टॉर या mm ऑफ मरकरी, तो इमिशन ऑफ लाइट जो है वो सीज हो गई यानी रुक गई, और कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी। ठीक है बेटा, 0.01 टॉर या mm पे इमिशन ऑफ लाइट रुक गई और कुछ रेस जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी। इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस। ठीक है बेटा, इन रेस को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेस। और इन कैथोड रेस से डिस्कवर हुआ सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और ये किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने। ठीक है भाई, तो आपको बताया कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स बना हुआ है। जॉन डेल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, यानी कि एटम खुद सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटे मजीद पार्टिकल्स नहीं होते। और ये डिस्कवरी, ये गलत साबित हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट आने के बाद। ठीक है भाई, माइकल फेराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली दफा ये बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज होने चाहिए। और सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था वो इलेक्ट्रॉन था। और कैसे डिस्कवर हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब एक स्पेशली डिजाइन ट्यूब है जिसमें गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। इससे पहले बेटा सॉलिड कंडक्टर और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा चुकी थी। ये पहली दफा था जब इलेक्ट्रिसिटी किससे पास करवाई जा रही थी, गैस में से। ठीक है बेटा, अब हाँ, गैस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से कंडक्ट नहीं करती, डाया मैग्नेटिक होती है और हाँ, बहुत लो प्रेशर पे कंडक्ट करती है, तो इसलिए खास ट्यूब डिजाइन की गई जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एनोड, जिन्हें बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है भाई, ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई है और एक वैक्यूम पंप लगाया गया है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करेगा ताकि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। आपको बताया बेटा 760 टॉर नॉर्मल प्रेशर होता है
जिसपे 5000 से 10,000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकता। फिर प्रेशर को हमने डिक्रीज किया, तो जब 760 से डिक्रीज होके 0.1 टॉर या mm तक आया, तो गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दी और गैस में से लाइट एनर्जी इमिट होने लगी। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, जब प्रेशर को मजीद कम किया 0.01 टॉर या mm पे, तो जो लाइट इमिट हो रही थी वो तो रुक गई, लेकिन कुछ रेस कैथोड से एनोड की तरफ गई। क्योंकि ये रेस कैथोड से प्रोड्यूस हुई थी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कैथोड रेस। और जे थॉमसन ने इन कैथोड रेस से डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन। अब ये कैथोड रेस जनरेट कैसे हो रही थी, तो जनरेशन ऑफ कैथोड रेस समझिएगा। बेटे कैथोड रेस की जनरेशन दो तरीकों से होती है। ठीक है बेटे, कैथोड रेस की जनरेशन दो तरीकों से होती है। पहला तरीका है थर्मियोनिक emission. What is thermionic emission? Beta, thermionic emission is the emission of electrons from heated cathode. अच्छा भाई, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, जब हम बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड्स हीट अप हो जाती हैं। और जब कैथोड हीट अप हो जाती है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं। इसे कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड मेटल। ठीक है बेटा, जब कोई मेटल हीट अप हो जाए और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगे, तो इसे क्या कहा जाता है? थर्मियोनिक इमिशन। तो इस थर्मियोनिक इमिशन की वजह से जब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले, तो बेटा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनोड की तरफ भागेंगे, और इनकी मूवमेंट से ही क्या फॉर्म होती है? कैथोड रेस। कैथोड रेस बेसिकली आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, कैथोड रेस क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? तो दो तरह जगहों से आते हैं। पहला क्या है? थर्मियोनिक एमिशन, जिसका मतलब क्या होता है? हीटेड मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना। ठीक है भाई, थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या होता है? हीटेड मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना। तो डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड मेटल्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं। अब एनोड तो पॉजिटिव है ना, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है। कैथोड नेगेटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो बेटा कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाय थर्मियोनिक एमिशन, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दरअसल क्या है? कैथोड रेस। दूसरा है गैस आयनाइजेशन। अब गैस आयनाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक गैसियस एटम
knocks out their electrons। अब ये समझिएगा भाई, जब कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं थर्मियोनिक एमिशन से और तेजी से मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ, तो बीच में गैस के एटम्स होंगे ना। अब ये एक एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव कर रहा है, तो जब वो इस गैसियस एटम से टकराएगा तो इस गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। ठीक है भाई, कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करता हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसियस एटम से टकराएगा तो उन एटम से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स भी कैथोड रेस की फॉर्म में एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो बेटा ये दूसरा तरीका है कैथोड रेस के जनरेट होने का, गैस आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक गैसियस एटम्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से निकले हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकले हैं, जब वो गैसियस एटम से टकराते हैं और गैसियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स भी कैथोड रेस की फॉर्म में मूव करने लगते हैं, तो बेटा ये गैस आयोनाइजेशन कहलाता है। एंड दिस इज द सेकंड वे ऑफ जनरेशन ऑफ कैथोड रेस। ठीक है बेटा, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक सबको, जल्दी बताइए। अच्छा भाई, अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस पर। देखिए भाई, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पहली बात यह है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हाँ ठीक है बेटा, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स एनोड। ये कैसे पता चला? कास्ट शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देखिए जब कैथोड रेस के दरमियान हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो कैथोड रेस ने उसका शेडो, शार्प शेडो बनाया।
ठीक है भाई, जब हमने कैथोड रेस के दरमियान एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसका शार्प शेडो बना। अब शार्प शेडो बनने का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और शेडो बना एनोड पर, इसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, बेटा याद रखिएगा, जब भी रेस डिस्कवर होती है ना, तो हम ये चेक करते हैं कि वो मटेरियल रेस है या नॉन मटेरियल रेस है। मटेरियल रेस का मतलब मैटर पार्टिकल्स से बनी हुई है या सिर्फ एनर्जी फोटॉन से बनी हुई है, तो नॉन मटेरियल होंगी। अब कैथोड रेज मटेरियल रेज है, ये कैसे पता चला? कॉज्ड लाइट पैडल व्हील टू रोटेट। देखिए भाई याद रखिएगा कि मटेरियल रेज वो होती हैं जो कि पार्टिकल्स से बनी होती हैं, और उसकी पहचान ये होती है कि दे कैन मूव एनीथिंग। जैसे हवा मैटर है ना, नजर नहीं आती लेकिन मैटर है। जब हवा चलती है तो हवा से चीजें हिलती है ना, हवा ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकती है ना, तो हवा मैटर है। लेकिन लाइट, जितनी भी इंटेंस लाइट में किसी ऑब्जेक्ट पे मारूं, लाइट से वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि लाइट मैटर नहीं है, एनर्जी है। बिल्कुल इसी तरह बेटा याद रखिएगा कि कैथोड रेज मटेरियल रेज है, क्योंकि जब इसको बहुत ही हल्के से पैडल व्हील पे मारा तो इसने पैडल व्हील को रोटेट करा दिया। इसका मतलब ये पार्टिकल्स से बनी हुई है। जिन पार्टिकल्स से बनी हुई है वो पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव है। ये कैसे पता चला? डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव। बेटा याद रखिएगा, जब भी रेस डिस्कवर होती है तो चेक किया जाता है कि वो मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, यानी मैटर पार्टिकल्स से बनी हुई है या नहीं बनी हुई। अगर मटेरियल है, मैटर पार्टिकल्स से बनी हुई है, अगर कोई नया पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ है तो सब फिर पार्टिकल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो न्यूट्रल है या चार्ज है। अब अगर चार्ज है तो कौन सा है, आगे की बात है। पहली बात क्या देखी जाएगी कि न्यूट्रल है या चार्ज है, और उसके लिए उस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से सीधा सीधा गुजर गया, ठीक है भाई, अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से सीधा सीधा गुजर गया, इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। दोनों में से गुजारा जाता है। समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं आती, जैसे कि अल्फा पार्टिकल की, हालांकि वो चार्ज्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए कंफर्मेशन के लिए ना दोनों फील्ड में से गुजारता है। तो अगर तो पार्टिकल दोनों ही फील्ड्स में से सीधा सीधा गुजर गया तो कोई चार्ज नहीं है, और अगर पार्टिकल दोनों या किसी एक में डिफ्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो पार्टिकल चार्ज है। अब अगर चार्ज है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम उसकी डिफ्लेक्शन देखेंगे। अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो नेगेटिव है, और नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा तो पॉजिटिव है। तो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है बेटा, वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब खुद उस पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वॉल एंड फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। बेटा ये कैथोड रेज जब ग्लास वॉल पे टकराती हैं तो फ्लोरेसेंस होती है, चमक होती है। इसके अलावा फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड, उन पे ज्यादा चमक होती है। तो इनकी ये भी प्रॉपर्टी है कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं।
ठीक है भाई, ये वाली मीटिंग जो है वो एंड हो रही है, मैं इसको एंड करके दूसरी मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा।